अब देखिए एक क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हमने क्या है, वेंचर कैपिटल की बात की है, हेज फंड के बारे में क्लास में चर्चा किया था, लिखाया नहीं था। ठीक है, लेकिन कह क्या रहा है, इसमें भी कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है। अगर आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, एआईएफ का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना, मैं कह रहा नहीं पढ़े हो तुम, ठीक है, लेकिन इसको कैसे कॉमन सेंस से करोगे। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, ये एक ऐसा फंड है जिसको कहीं और इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लाइक म्यूचुअल फंड। लाइक म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब वो कहीं और इन्वेस्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो बॉन्ड आपने खरीदा है तो इसका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड में आपने खुद लिया है ना इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किसने लिया है, आपने खुद इन्वेस्टमेंट लिया है, तो इसलिए बॉन्ड तो इसका पार्ट नहीं होगा। आपने स्टॉक्स, शेयर मार्केट लिया हुआ, आपका खुद का पार्ट है। ठीक है, तो दो तो नहीं होंगे। हेज फंड क्या होते हैं, ऐसे फंड्स होते हैं हेज फंड्स, ठीक है, जो आपकी जोखिमों को कम करने के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, यानी जो रिस्क हो उसको मैनेज करने के लिए या उसको प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए एक फंड रखे जाते हैं, विच इज कॉल्ड हेज फंड। और हेज फंड एग्जांपल है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का, और वेंचर कैपिटल इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। यानी हेज फंड्स ऐसे रखे होते हैं कि जब एक अल्टरनेटिव के रूप में रखा जाता है, यानी जब रिस्क की कंडीशन आएगी, ठीक है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई, वहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हेज फंड आर बेसिकली मैनेज फॉर रिस्क मैनेजमेंट। एंड वेंचर कैपिटल क्या होता है, अच्छा आपने सुना होगा वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट जो स्टार्टअप्स में लगाते हैं, ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव फंड्स होता है। यानी वेंचर कैपिटल कैसा, एक ऐसा फंड होता है जो कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर अपना बनाते हैं और डिफरेंट स्टार्टअप्स में देते हैं, ताकि हमें अच्छा इनकम मिल सके, हमारा टैक्स बच सके। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का एग्जांपल हो सकता है कौन, थ्री, सेकंड एंड फोर, यानी ओनली टू। ठीक है, मैंने ये कहा, अगर आप बॉन्ड और स्टॉक्स जान रहे हो और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब समझ रहे हो, तो यू कैन गो विद इट। इज इट ओके, ओनली टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मैं इंग्लिश में इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि हिंदी मीडियम से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इंग्लिश में ही देखो प्रीलिम्स को, क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज ऐसी है, मैंने हिंदी भी लाया हुआ है। कहाँ गया हिंदी, ठीक है, ये हो क्यों नहीं रहा। वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है, ठीक है, ओनली टू। अब आगे आते हैं, ये देखो 32 क्या है, मैंने एक दिन डिस्कस किया था कि आरबीआई डिविडेंड देता किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। डिविडेंड तभी देगा जब वो पैसा कुछ कमाता होगा, बात क्लियर हुई थी, डिस्कस किया था कि नहीं हमने, कि आरबीआई डिविडेंड देता। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, क्या पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ इनकम, आरबीआई पैसा कहां से कमाती है। ठीक है, आरबीआई पैसा कहां से कमाती है। मैंने एक बात बताओ, क्या आरबीआई किसी निजी कंपनी को कभी उधार देती है, पक्का ना, देखो इसमें कहीं है क्या वो, लैंडिंग टू प्राइवेट, बताओ ये इसके सोर्स ऑफ इनकम होगा क्या, तो यार इसको काट दो। अब ये जहां जहां होगा, तो एक बात बताओ, ये बी कट गया, सी कट गया, ठीक है ना, ये बात क्लियर है ना, आगे कुछ नहीं तुमको पता, ठीक है, लेकिन ये समझ लो, मैंने कहा एलिमिनेशन, अगर इतना कौन, मैंने कहा आरबीआई इज ए लेंडर टू लॉस रिसॉर्ट फॉर कॉमर्शियल बैंक्स ओनली, कोई निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी सीधे जाकर मुंह उठा के आरबीआई से उधार नहीं ले सकता। तो भाई देखो कॉमन सेंस है। अब आप इसको क्वेश्चन को देखते हो डर गए, अरे आरबीआई से, आरबीआई का इनकम तो सर नहीं लिखवाए थे, ठीक है ना, ये कहां से होगा यार, बताइए, उनको करवाना चाहिए था। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, आप जब आसपास रहोगे, मैंने लेंडर टू लॉस रिसॉर्ट बताया कि नहीं बताया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इन्हीं 50% तो ऐसे चांसेस हो गए तुम्हारे इसके सही होने के। चलो कोई और ऑप्शन देखो, तो 5 था,
एक ही हमने खोज लिया, हमारा 50% सही होने का चांस हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा ये है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। ये बताओ इनकम है कि खर्चा है? ये नासिक में सालबोनी में बताया था ना, तो ये बताओ ये भी नहीं होगा। अब 4 5 जहां वहां एक साथ नहीं होंगे। अरे यार, यही तो कंफ्यूजन है, मैं कह रहा हूं ना। अच्छा एक बात बताओ ठीक है, क्वेश्चन 4 5 नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, प्रिंट कर रहे हैं ना हम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम समझाया था, ठीक है, हम वो उतना खर्च है हमारा, उतना मिनिमम मेंटेन करके रखते हैं हम, ठीक है। करेंसी प्रिंटिंग करना इज नॉट द इनकम। अब जहां हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, बताओ कॉस्ट लग रही होगी कि नहीं। दूसरी चीज क्या है कि अब आरबीआई करेंसी चेस्ट के बैंकों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वो खर्चा हो रहा होगा कि नहीं होगा। तो 5 नहीं होगा, 4 और 5 जहां होंगे, ठीक है, ये इसके ऑप्शन नहीं होंगे। एक बात बताओ, अरे बैठो तो, बैठो तो, मैं अभी पहुंचा ही नहीं। फिफ्थ पे पहले बात करते हैं। फिफ्थ जहां होगा दैट इज नॉट आंसर। चलो, हाँ हाँ, बैठो तो। सेनरेज क्या होता है? सेनरोज, सेनरोज ये होता है जो उसकी इंस्टेंटिक वैल्यू होती है, ठीक है, और उसकी वेल वैल्यू होती है, उसके बीच का डिफरेंस कहते हैं सेनरेज। इज इट ओके? प्रिंटिंग करना आरबीआई के एक्सपेंडिचर में होगा, ठीक है। अच्छा थर्ड आ जाओ, थर्ड क्या है इसका ऑप्शन रोको। पेंशन फंड मैनेजमेंट। क्या पेंशन फंड मैनेजमेंट को आरबीआई करता है? नहीं करता ना, तो थर्ड भी जहां होगा आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर है क्या? क्लियर हो गया? अब क्लियर हुआ कि नहीं? द आंसर इज 1 and 2। इज इट ओके? इसका 1 and 2 आंसर होगा। और पेंशन फंड मैंने रेगुलेटरी बॉडीज बोला था लिखने के लिए, पीएफआरडी बोला था, तो पीएफआरडी आपने किया होगा, तो जिसने किया होगा इस चीज को, द राइट आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली। 5 विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि करेंसी प्रिंट करना, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है। जो सेनरेज की बात कर रहे हैं वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू और उसके क्या, जो रियल वैल्यू जो उसको मार्केट, उसके बीच के डिफरेंस को उसको इनकम कहते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, इससे इनकम कहां जनरेट हो रहा है? ठीक है, प्रिंट करना खर्च है, उसको करेंसी पे से डिस्ट्रीब्यूट करना क्या है? अब देखो क्या है, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉडीज बॉन्ड्स, ये क्या है, उसकी इनकम होगी, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन में यही होता है। और गवर्नमेंट एज ए एजेंट काम कर रहा है, किसके एजेंट के काम कर रहा है? गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो तब कुछ तो सेवाएं लेगा अपनी, ठीक है। दूसरा क्या है, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसीज। बताओ, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आरबीआई काम करता है, ठीक है। और मैंने एक दिन बताया था, आपसे डिस्कस किया था कि अगर रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, तो भी आरबीआई क्या करती है? डॉलर बेचती है, कहां पे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो जब डॉलर सेल करेगी, क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए, तो इसके लिए ये चीजें होती है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सी समझ है आपको, या आप थर्ड से ही अगर पकड़ लोगे आप, या फोर्थ से भी पकड़ लोगे, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। इज इट ओके? चलो भाई, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी थोड़ा कॉमन सेंस का है। अब इतना भारी भरकम दिख रहा है, तो इससे लग जाएगा डर, ठीक है, कि पता नहीं क्या चल रहा है। क्या है क्वेश्चन? ऑर्गेनाइजेशन दे दिया है, उसके कुछ फंक्शंस दे दिए हैं, और वर्थ अंडर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक चीज है, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेंस, ईडी, ठीक है, ईडी। ईडी का काम क्या है? इन्फोर्समेंट द प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक ऑफर्डर्स टू एक्ट 2018, जो आर्थिक रूप से इधर उधर लेन देन करते हैं, ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स की चोरी किया, कुछ और किया, ठीक है। तो कह रहा है कौन कौन सी इसमें, इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये गलत है। ये रेवेन्यू होगा, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है ईडी। किसके तहत काम करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। इसमें चांसेस थे कंफ्यूज होने के, क्योंकि हमें लगता है सीबीआई किसके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करता है। जितने भी बॉडीज हैं जो क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। लेकिन ईडी आपने सुना होगा,
ईडी लगाते नहीं, सीबीआई ईडी लगा देते हैं। ईडी वर्क करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये पहला तो नहीं होगा भाई। DRI, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, बिल्कुल ये कस्टम है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये सही है। डायरेक्ट जनरल ऑफ सिम्बसिस एंड डाटा मैनेजमेंट, ये भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये दोनों सही हैं। यानी क्या होगा, ओनली टू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब देखो पहली बार ऐसा है, मिनिस्ट्रीज देखने पड़ेंगे अब आपको, और मिनिस्ट्रीज के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। ठीक है, उस पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी क्या है, सतर्क होना पड़ेगा। देखो ये चेंजिंग नेचर है यूपीएससी का। तो मिनिस्ट्रीज आपको वैसे भी मैं बताता हूँ। देखो हमेशा मैं डिस्कस कर रहा था किसका, एनएसओ की, जब भी मैं बात कर रहा था किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, एमएसओपीआई ना। ठीक है, तो इसलिए अब आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, होम मिनिस्ट्री के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आगे पूछ सकता है और ये देखना भी चाहिए, बिकॉज इन्हीं मिनिस्ट्रीज में आपको काम करना है। ठीक है, लेटर ऑन जाके आप किन्हीं मिनिस्ट्री में काम, इन्हीं मिनिस्ट्रीज में आपको काम करना है, तो इसलिए इसका 2 होगा। चलो भाई, और देखते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन देखो 34। ठीक है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ये थोड़ा सीएसआर से जुड़ा हुआ है। एक दिन हम लोग ना ग्रीन फाइनेंस उसकी बात कर रहे थे, ग्रीन वॉशिंग की बात चल रही थी, थोड़ा सा किसी ने कहा था ना, सेबी वाली बात चल रही थी ना, ग्रीन वॉशिंग वाली, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के आप क्या कर रहे हो। तो सीएसआर एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, इसके एक क्वेश्चन पूछ लिया, हालांकि अभी चर्चा में था ये। ठीक है, अभी क्या था, 1-1.5 साल पहले चर्चा में था ये। ठीक है, तो कह रहा है, पहला स्टेटमेंट देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज। ये बताओ, आरबीआई से कोई लेना देना है, जो लिस्टेड कंपनीज हो, ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया सबमिट अ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। नहीं, ये कौन होगा, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके चांसेस 2 हो गए। ठीक, इन इंडिया company submitting this reports makes disclosure in the report that are highly non-financial nature. Yes, it is true. ठीक है, सेकंड वुड बी ट्रू। थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, एंड इस रिपोर्ट के बारे में मैंने डिस्कस क्लास में नहीं किया है। ठीक है, लेकिन इस पे आप ऑप्शन अगर आप देते तो ये तो कॉमन सेंस वाला पहला था, इससे लगा सकते थे कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसका आरबीआई से कोई लेना देना नहीं होगा, उसको मैंडेट या रेगुलेशन कौन करेगा, सेबी करेगा। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे आगे। तो ये रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट है उससे रिलेटेड है, जब मैं कंपनीज पढ़ाता, जब मैं क्या इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज में हम सीएसआर की बात करते हैं। सीएसआर को शिफ्ट करते हुए काम है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, तो सीएसआर को लेकर के मैंडेट गवर्नमेंट ने बना था, उसी को शिफ्ट करते हुए इसको बनाया गया है, तो वहां हम इसको डिस्कस करते हैं। बट ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग है। 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया, इनकम फ्रॉम allied agriculture activities like poultry farming and wool rearing and rural are exempted from the any taxes in India। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है, हिंदी बता देता हूं इसका, सुनो। कृषि के साथ साथ इनकम फ्रॉम अलाइड एक्टिविटीज, कृषि से संबंधित गतिविधियों जैसे पोल्ट्री रेयरिंग, वुल्फ रेयरिंग, रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में आप क्या पोल्ट्री बिजनेस कर रहे हो, या गाय पाल रहे हो, पशुपालन कर रहे हो, या उससे कुछ रिलेटेड इंडस्ट्री कर रहे हो, क्या किसी भी तरह से इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, लगाया जाता है। केवल एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स पे छूट है, अलाइड एक्टिविटीज पे नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। ठीक है, समझ पाए कि नहीं, अलाइड एक्टिविटीज पे नहीं। अब मान लीजिए कि आप क्या है, आप इतना मुर्गा पाल रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको इनकम हो रही है, बड़े तरह पे बिजनेस कर रहे हैं, तो ये तो अलाइड एक्टिविटीज हुई, तो क्या आप टैक्सेशन से बाहर हो जाएंगे। और देखो अच्छी चीज है, इनकम टैक्स नहीं बोला है, क्या बोला है, एनी टैक्सेस। ठीक है, तो टैक्स तो आपको देना पड़ता है। मैंने आपसे क्या समझाया था जब इनकम टैक्स पढ़ाया था, एग्रीकल्चर इनकम आर एग्जेम्प्टेड टू इनकम टैक्स, दिखाया था कि नहीं। और इन फ्यूचर अगर इस पे कोई इनकम टैक्स लगेगा तो कौन लगाएगा, स्टेट लगाएगा, लिखाया था। क्योंकि एग्रीकल्चर कहां का मैटर है,
स्टेट का मैटर, ये मैंने आपसे बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और एलाइड एक्टिविटीज या संबंधित गतिविधियों पर टैक्स तो लगे ही लगेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 देखो क्या है, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यस, इट्स ट्रू, क्योंकि अगर कैपिटल एसेट इसे कंसीडर करोगे तो उस पर इनकम टैक्स लगाओगे। एक और अच्छी चीज बात है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि, अगर ये अर्बन होता तो आपको कैपिटल गेन हो जाता, जमीन बेच रहे हो आप, कैसे पैसा कमा रहे हो, तो आप पे टैक्स लगता, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स के दायरे में किसानों के द्वारा खेती की गई उस जमीन को हम टैक्स के दायरे में क्या है, नहीं रखते, और उसे हम कैसा, कैपिटल लैंड के रूप में या कैपिटल एसेट के रूप में नहीं रखते। इज इट ओके? तो स्टेटमेंट 2 इज व्हाट, करेक्ट। तो इसका क्या होगा, 1 इज नॉट करेक्ट एंड 2 इज। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉमन सेंस बेस्ड है कि नहीं? कॉमन सेंस बेस्ड है। थोड़ा सा अगर क्लैरिटी अगर हो, मैं क्वेश्चन को देख के इसके नेचर को भी समझाता चलो, नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ना है, इसमें बैठना है, तो इसके नेचर को भी मैं समझाता चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से रिलेटेड है, डायरेक्ट क्लास में ना लिखा कर डिस्कशन हुआ है, ठीक है। और अगर आप डिस्कशन समझ, अगर यही रूरल नहीं होता तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता। अर्बन एरियाज के जो लैंड होते हैं वो कैपिटल एसेट्स के रूप में कंसीडर होते हैं, क्योंकि उन पे खेती नहीं होती। और यही इशू अभी चल रहा है बहुत सारी जगहों पे। जैसे मैं आपको बताऊं, जो फैजाबाद जो रोड है, फैजाबाद रोड यहाँ पे लखनऊ में, तो हाईवे जो है, हाईवे के आसपास जितनी सोसाइटीज बन रही हैं, ठीक है, कौन सी सोसाइटीज बन रही हैं, जो जो बिल्डर्स हो रहे हैं, सोसाइटीज बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे वृंदा, मतलब किसी एक का नाम क्या लेना, शालीमार, वृंदावन, कोई बहुत सारी योजना है, एक्स वाई जेड। वहां इशू हो रहा है, जो जमीन ले रहे हैं लोग, कि अभी वो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको किस लैंड में, यानी व्यवसायिक लैंड में या घर बनाने के लिए यूज में वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो एक मुद्दा बना हुआ है इस चीज को लेकर के। तो अब वहां प्रॉपर्टी जो लोग ले रहे हैं, तो उनका एक काम ये हो रहा है कि लेने के बाद उन्हें कन्वर्ट करवाना पड़ रहा है, कि अब मैं हाउस या रहने के पर्पज से इस जमीन को ले रहा हूँ। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पे आप इस तरह की एक्टिविटीज नहीं कर सकते जब तक आप उसे चेंज नहीं करोगे। बिकॉज अगर वहां ये चीजें आप कर रहे हो तो टैक्सेशन के दायरे से आप बाहर रहोगे, फिर वो टैक्स की इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस, दोनों की कंडीशंस आ सकती है, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे इनकम टैक्स नहीं है, इससे रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज पे इनकम टैक्स है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट समझ में आया, 35 का क्वेश्चन समझ में आया। चलो अगला देखो क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर, इंडिया इज अ source rich countries, all the 30 capital critical minerals that India has initiated. The Parliament India has amended this Mines and Minerals Act, empowering the critical government exclusively action mining lose the composer. अब देखो क्या है इसमें, ऐसा क्वेश्चन बना है, डिस्कस, ये करंट से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है। इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर्स in India resources. India is a resource rich country in all 30 critical uh, minerals that are at his identified. ऐसा तो नहीं लग रहा है इस चीज को, कॉमन सेंस है, ठीक है ना। एंड द पार्लियामेंट हैज अमेंडेड माइंस, ये आया हुआ है, ठीक है, सही है सही है। द पार्लियामेंट 23 हैज अमेंडेड एंड इंडिया हैज ज्वाइन द, ठीक है, सी होना चाहिए इसका उत्तर, ठीक है, सी इसका होना चाहिए। इस पे हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है, अभी तो इस पे नहीं डिस्कस कर सकते। चलो, अरे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ना भी होता है, समझ रहे हो ना। हाँ, ये नहीं कर, अरे यार ये वाला भाई करना 45 to 50 ही है ना। तो इसलिए ओवर एक्सपेक्टेशन रखना भी ठीक नहीं। ऐसे क्वेश्चंस को देखो, जिसने पढ़ा है तो पढ़ा है, ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन नहीं गुजरा आपसे, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको क्लास में हम लेटर ऑन वी हैव डिस्कशन अबाउट इट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसमें आते हैं। ये क्वेश्चन 37 देखो, as regards return from an investment in company, generally bond holders are considered as the relatively at lower risk than stock holders। ये सही है गलत है? सही है भाई। आपने बॉन्ड लिया किसी कंपनी का, ठीक है, और किसी ने क्या लिया, आपने शेयर लिया, दो लोग मैंने बताया था, तो बताओ बॉन्ड कम कम रिस्की होगा कि नहीं, शेयर
अच्छा एक बात बताओ, शेयर में क्या है, मोर प्रॉफिट मोर गेन। आप शेयर किसी का ले लिए तो कंपनी पार्टनर बन गए, इज इट ओके? ये डिस्कस किया था हमने। और बॉन्ड ले लिया आपने तो आपको फिक्स्ड मिल रहा है, ठीक है। यानी क्या है, पार्टिसिपेटरी एंड नॉन पार्टिसिपेटरी इन्वेस्टर। तो जो बॉन्ड होल्डर होता है, नॉन पार्टिसिपेटरी इन्वेस्टर होता है, भैया तुम्हारी कंपनी भाड़ में जाए, मुझे मेरा इंटरेस्ट दो, हम नहीं जानते। लेकिन अगर स्टॉक लिया है तो रिस्क है ना, बढ़ा भी सकता है। और तो ये बताओ सही है कि नहीं स्टेटमेंट वन? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? बॉन्ड होल्डर्स आर बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडेड टू द कंपनी वेयर स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? जो बॉन्ड लिया भैया, आपकी कंपनी का मैं मालिक नहीं हूं, मुझे मेरे इंटरेस्ट से मतलब है। जो स्टॉक लिया है यानी शेयर लिया है, वो आपकी कंपनी का ओनर है, वो पार्टिसिपेटरी या नॉन पार्टिसिपेटरी से मतलब है। पार्टिसिपेटरी इन्वेस्टर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, नॉन पार्टिसिपेटरी इन्वेस्टर इज द लेंडर ऑफ द कंपनी। हमने उधार दिया है भैया, हमारा उधार दो, ऋणदाता है वो, ठीक है। और जिस कंपनी ने बॉन्ड जारी किया वो ऋणी है, हिंदी में। इज इट ओके? तो स्टेटमेंट टू भी सही लग रहा है, बोलो। और स्टेटमेंट थर्ड क्या है? फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटीज ओवर द स्टॉक ऑफ द कंपनी। बताओ सही है कि नहीं? कंपनी जब लिक्विडेट होती है तो कहते हैं यार तुम तो घर के हो, किसको? शेयर होल्डर्स को। जो सिखाया ऐसे ही क्लास में बताया था कि बाहरियों को क्या करो, ये तुमने मैंने क्लास में भी बताया था कि जब घर में, हाँ, विदाई होती है तो दूर के रिश्तेदारों को कहते हैं, क्लास बताया था ना मैं। और नजदीक के रिश्तेदार को क्या कहते हैं? रुको रहो भाई, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यही है कि बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं वो दूर के रिश्तेदार होते हैं, और स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं? घर के रिश्तेदार। बेटा तुम कहाँ भागे जा रहे हो यार, तुम तो घर ही पे हो। तो यानी कंपनी जब लिक्विडेट होती है, यानी कंपनी बंद होती है, या उसके टीयर वन कैपिटल टीयर टू कैपिटल को, मतलब उसके कैपिटल्स को क्या किया जाता है, जब बांटा जाता है, तो सबसे पहले बॉन्ड को होल्डर्स को दिया जाता है जो उन्होंने उधार लिया हुआ है। फिर जो पार्टनर, बोले तुम तो पार्टनर हो यार, तुमसे बाद में समझेंगे, जो उधारी है पहले निपटाओ। इज इट ओके? तो स्टेटमेंट तीनों करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड वन आर करेक्ट एंड बोथ आर एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट वन। समझ पाए ये क्वेश्चन? अब देखो कैसा चेंज किया नेचर में। तीन स्टेटमेंट दिए हैं और कह रहा है दो उसमें से पहले को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये नया ट्रेंड यूपीएससी का है। यूपीएससी लगातार चेंज हो रहा है। पहले क्वेश्चन पूछता था विच इज करेक्ट, तो आप अब क्या दूसरा शिफ्ट उसने क्या किया, हाउ मेनी आर करेक्ट। अब तीसरा शिफ्ट क्या कर दिया, तीन स्टेटमेंट दे दिए और कह रहा है इसमें कौन दूसरा दो पहले की व्याख्या कर रहे हैं। तो यानी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस मुश्किल हो जाते हैं होने के लिए। लेकिन जिसका बेसिक क्लियर हो, बॉन्ड स्टॉक होल्डर्स के, और देखो मैंने दो चैप्टर शुरू में पहले पढ़ा है, वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं। बॉन्ड मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, या फिर मनी एंड बैंकिंग, यही दो चैप्टर्स हैं, प्रीलिम्स को ओरिएंटेड है, ये बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर लग रहा है? चलो भाई आगे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये अब पढ़ने में आ रहा है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। 39 देखो, सर्कुलर इकोनॉमी हमने बात किया था कि नहीं? सर्कुलर इकोनॉमी क्या है कि भाई रॉ मटेरियल्स को क्या करना, या फिर बेस्ट यूटिलाइज करना, और फिनिश गुड्स को फिर से क्या करना, यूज करना जितना ज्यादा हो सके, यही सर्कुलर इकोनॉमी कह रहा है। तो देखो कंसिस्टेंट चक्रीय अर्थव्यवस्था, इन सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। क्यों? बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, जब रॉ मटेरियल को कम से कम अच्छे से यूज करोगे तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होंगे, रिड्यूस होंगी, ऑब्वियस सी बात है। हर बार नया प्रोडक्ट बनाओगे उससे अच्छा उसी को फिर से यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स, बिल्कुल। इसके कम को यूज करता है कि आपको बात उसी को फिर से रॉ मटेरियल बनाओ, फिर से यूज करो, ठीक है। स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड क्या लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है, तीसरों तीनों सही है, ठीक है। तो क्या है, बोथ स्टेटमेंट करंट एंड एक्सप्लेन स्टेट्स वन वन, ठीक है। ए इसका सही होगा। अब क्या है अगला क्वेश्चन, देखो भाई 40 क्वेश्चन पहले करते हैं। देखो ये अगर तुम लोग सही नहीं किए
तुम लोग को मैं वो ग्राफ रटवा रटवा के परेशान हो गया था, कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसीट्स, एक्सपेंडिचर्स। अच्छा चलो, कैपिटल रिसीट्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी और कॉजेज द रिडक्शन ऑफ एसेट ऑन द गवर्नमेंट। बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? सही है ना? ठीक है, मैंने बताया था कैपिटल रिसीट या तो लायबिलिटी जनरेट होगी या क्या होगा, एसेट लॉस होगा। एसेट लॉस का डिसइन्वेस्टमेंट, तो वो बहुत रटवाया आप लोगों को। तो स्टेटमेंट सही क्लियर है? वन क्लियर, बहुत है। बारोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल एक्सिट, बताओ है ना? बताओ। इंटरेस्ट रिसीव, देखो ये फाइनेंशियल इनकम, या मैंने बताया था तीसरा, देखो पहला चैप्टर तुम लोग को मैंने मनी बैंकिंग पढ़ाई, दूसरा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरा क्या फिस्कल पॉलिसी आया। और देखो क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं फिस्कल पॉलिसी से, ठीक है? तो स्टेटमेंट थर्ड सही गलत है? गलत है ना? कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड एज लोन क्रिएट। अच्छा बताओ, नॉन नॉन टैक्स रेवेन्यू था कि नहीं? इंटरेस्ट हमें जो मिल रहा है, हमने जो दिया, तो वो तो एक तरीके से हमारी एसेट हुई ना। लायबिलिटी कहां होगी? कोई लायबिलिटी जनरेशन होता है? तो कौन सही हो गया? हाँ देखो, इस महान आत्मा ने दोनों काट दिया है। ठीक, काश तुम मेरी क्लास में होते। ठीक है। तो ये ए ना, फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही होगा। चलो इधर आओ, ये क्वेश्चन देखो। हिंदी में क्या? अच्छा हिंदी वाला है क्या तुम्हारे पास? अरे कोई बात नहीं, ठीक है, दूसरा दूसरा किसी को होगा। तुम्हारा सही हो रहा है कि नहीं पहले ये जरूरी है, किसने सही किया है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। 38 देखो क्या कह रहा है, इंडिया अकाउंट्स फॉर द एवरी लार्ज पोर्शन ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिस्टिंग ग्रेट बूम। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पता नहीं। हाँ और क्या, बी ऑनेस्ट। लेकिन थोड़ा सा अभी समझोगे इसको और ध्यान से पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा। इंडिया अकाउंट्स फॉर एवरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन इन द फ्यूचर, ठीक है, फॉर ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। ठीक है, बोलो डोंट नो। ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं समझ में आया होगा, करंट की चीज है। चलो कोई बात नहीं, थर्ड पे आओ। जैसे जब क्वेश्चन करते करते ना पहला स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ो उसको, तुरंत बोले कौन सी मेरे काम की चीज है, वहां देखते हैं। सेकंड में जंप करो थर्ड पे, थर्ड पे जंप कर जाओ। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी इधर to warn to small investors about the risk of option trading as for the act of organized financial advisors is record। ऐसा है क्या भाई? सेबी बार कर कहता है जागरूक बनो, कोई ऐसा एड देखा है? ठीक है, तो ऐसा कैसे कैसे, कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है। ठीक है, सेबी बार बार कहता है समझदार बनो और क्या बनो, जागरूक बनो, सतर्क बनो, उसका टैगलाइन है ना, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। तो ऐसा तो है नहीं कोई रेगुलेटरी बॉडी। देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहने लगे कि ये स्टॉक ले लो, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, इतना तेज भाग गया। और इंस्टा पे तो ऐसी रील, इंस्टाग्राम पे ऐसी रील भरी पड़ी हुई है जो बता रहा है ये रील, ये इन्वेस्टमेंट कर दो, ये बता रहे हैं ना, मिले होंगे आपको सबको। तो इससे क्या होता है कि सेबी ने, सॉरी आरबीआई ने एक प्रॉपर अभियान जब शुरू किया, और जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसको? अमिताभ बच्चन को। आजकल देखो उनकी आवाज में भी आने लगा फोन करने पे, कल परसों शुरू हो गया कि आपका पैसा डबल हो जाएगा या इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ऐसे ऐसे सर मोर देन 6,000 पीपल हैज बीन लाइक दिस। तो स्टेटमेंट थर्ड तो एकदम गलत लग रहा है, बोलो। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, ऐसा तो है नहीं। देयर इज रेगुलेटरी बॉडी विच इज कॉल्ड आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग। तो चलो दिस इज व्हाट एलिमिनेशन प्रोसेस। एक बच्चा, जो मैं कह रहा हूं सामान्य बच्चा, क्लास का बच्चा है, कॉमन सेंस नहीं यूज कर रहा है, पहला स्टेटमेंट पढ़ा डर गया, दूसरा स्टेटमेंट में पढ़ा अब क्या हमारे मन का है ही नहीं, तीसरे तक पहुंचा ही नहीं वो। और तीसरे तक पहुंचने के लिए कॉमन सेंस अगर उसके पास है तो क्या कुछ पढ़ने की जरूरत है? हो सकता है वो तीसरा ही सारा उत्तर दे दे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं यूपीएससी के क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है, पूरा जानना है। और मैं बताऊं तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ क्यों सॉल्व करवा रहा हूं, उसके पीछे रीजन यही है
मेरे ख्याल से अब आ गए किस पे है क्वेश्चंस? 61 से शायद थे ना, और दूसरे सब्जेक्ट के आपने किए क्वेश्चंस? पॉलिटी के क्वेश्चंस हुए हो? बस सही है, फिर जहां हो सही जगह, इसका मतलब। चलो 71 से शुरू करते हैं। ये देखो थॉट प्रोसेस। मैं आपको 1000, 50 एंड 100 उसमें मैं समझाता था इस चीज को लेकर के। ठीक है, देखो क्या करा है। सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़ एंड द रेवेन्यू रेसिप्ट इज 60,000 करोड़। तो एक बात बताओ, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, तो है क्या रेवेन्यू डेफिसिट? एकदम सही है, 20,000। फिर क्या, मैंने फिजिकल डेफिसिट की आपको 3 डेफिनेशन मैंने बताई थी। ठीक है, पहला डेफिनेशन क्या था? फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, रिड्यूसिंग मार्केट लायबिलिटीज एंड मार्केट। दूसरा क्या था? दूसरा था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम प्लस नॉन डेप्ट रिसिप्ट, यानी दिस इन्वेस्टमेंट। तो जो बच जाएगा वही तो डेफिसिट होगा। और वो क्या बचेगा? वो बचेगा मार्केट बारोइंग्स एंड अदर, वही फिजिकल डेफिसिट होगा। तो क्या कह रहा है? गवर्नमेंट्स आल्सो बोरोइंग्स 10,000 करोड़, यही बोरोइंग्स की फिजिकल डेफिसिट है, 10,000 करोड़। इज इट ओके? एंड अब मैंने कहा दोनों डेफिनेशन, पर देखो क्वेश्चंस क्या है यूपीएससी का, एकदम डेफिनेशन से उठा के नहीं पूछेगा, आपको डिजिट्स दे दिएगा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट इज 6,000 करोड़। ठीक है, बताओ। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है? 10,000 करोड़। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? हाँ, 10,000 माइनस क्या होगा? 1, 2 एंड 3। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे था। अगर आपको चीजें पता हो, डेफिनेशंस पता हो, ये बेसिक्स है। ठीक है, किसका बेसिक्स है? ये बेसिक्स है आपका फाइनेंशियल, सॉरी, पब्लिक फाइनेंस, बताया था ना आपको डेफिसिट्स। ठीक है, आगे लिखो, चलो इधर देखो। एक और क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है, 75। देखो क्या है इसमें, एक फालतू का आंकड़ा दिया हुआ है जिसका कोई बहुत मतलब है नहीं, लेकिन दिया हो कंफ्यूज करने के लिए। चल देखो क्या है। फिजिकल डेफिसिट कितना है? 50,000। रिसीविंग, इट इज रिसीविंग कितना करो, तो नॉन डेप्ट रिसीट कितना है? 10,000। ठीक है, द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज आर, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज मतलब क्या? इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट। विच ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का फुल फॉर्म क्या होता है? डेफिसिट का क्या होता है? हाँ, तो बताओ फिजिकल डेफिसिट कितना है? इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? तो कितना होगा? यही बहुत टफ था। ठीक है ना? समझ पाए कि नहीं? ये जानबूझ के एक फालतू दे दिया था कि तुम इसको भी घटाओ बढ़ाओ उसमें। सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को ये लग रहा होगा सर इसको इंटरेस्ट पेमेंट कैसे कहती है? अरे कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज, तो ये बताओ इंटरेस्ट लाइबिलिटीज नहीं है जो पेमेंट कर रहे हो? यही तो इंटरेस्ट पेमेंट है। इसलिए मैंने यूपीएससी बोला ना, यूपीएससी इंटरेस्ट पेमेंट सीधे नहीं लिखेगा। क्या लिखेगा? इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। ठीक है, एक बात बताओ, तुमने 1 लाख उधार लिया और उसमें से 1,500 रुपया या 5,000 रुपया तुमने इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो वो तुम्हारी इंटरेस्ट लाइबिलिटी है कि नहीं? वही तो इंटरेस्ट पेमेंट है। और तुम्हें फॉर्मूला पता है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू, क्या पूछा है? फिजिकल डेफिसिट 50,000 है, और कितना? 1,500 घटाओगे तो कितना बचेगा? क्लियर? तो क्लास के नोट से जो आप पढ़ रहे हो वहीं से आना है, बस आपका दिमाग खुला रखना है अपना। ठीक है, इससे कोई अच्छा जानबूझ के एक आंकड़ा दे देता है कि आप गलतियां करो, उसमें कंफ्यूज करो, तो फिर एक दे भी दिया ऑप्शन, क्या? नन ऑफ द एबव मार के निकलो फिर आप।
ठीक है, तो सिंपल से जो आंकड़े एकदम एग्जैक्ट आपने पढ़ा हुआ है, चीजों को देखा हुआ है, तो अगर इस पे कंफ्यूजन है तो इसका मतलब आपको रिवीजन करने की जरूरत है। क्लास नोट्स को, क्लास को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करोगे, एंड दैट्स वाई। तो ये एग्जाम ऐसा है कि आपको थोड़ा सा, कि इसमें से आपको और कोई क्वेश्चन है, चलो इसमें एक देख लो, एक स्टेटमेंट है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नहीं, ज्योग्राफी भी होता, प्रोडक्शन से भी हो सकता है, इसमें एथेनॉल की बात कर रहा है। हाँ? इसको छोड़ दें क्या, बता दूं? टू मेजर एथेनॉल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फार्मर प्रोड्यूसेस मोर एथेनॉल देन लेटर। ठीक है, नहीं, स्टेटमेंट गलत है। अमेरिका एथेनॉल ज्यादा प्रोड्यूस करता है राधा देन किसके, ब्राजील के। ठीक है, अमेरिका ज्यादा प्रोड्यूस करता है। उसका रीजन क्या है? अमेरिका एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए कॉर्न का यूज करता है, फूड ग्रेन का। ठीक है, जबकि ब्राजील किसका यूज करता है, शुगर केन का यूज करता है। ठीक है, इंडिया में भी इसकी बहस चली। सवाल है एथेनॉल हम क्यों यूज करते हैं? पेट्रोल में ब्लेंडिंग करते हैं उसकी, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल क्या हो, कम हो जाए। तो इस पे बहस चली, क्या इंडिया भी फूड ग्रेन को यूज करके एथेनॉल बना सकता है? तो सवाल ये उठा इंडिया के अंदर कि सर अभी फूड सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है, खाने को पर्याप्त अनाज नहीं है, और उस अनाज को आप एथेनॉल बनाएंगे। अमेरिका की बात दूसरी है। कॉर्न के मामले में वहां गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां जो सुअर होते हैं, पिग, पिग उसे कंज्यूम करते हैं। और जो पोर्क होता है उसका सबसे बड़ा सप्लायर अमेरिका है। ठीक है, पोर्क मीट का पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा सप्लायर और कंज्यूमर दोनों अमेरिका है। तो इसलिए वो पिग के उनको करने के लिए वो यूज करते हैं। तो कॉर्न का बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन का होता है, तो उसको एथेनॉल में भी यूज कर। दूसरा स्टेट का, अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज द प्रिंसिपल फूड स्टॉक एंड एथेनॉल प्रोडक्शन, शुगर केन इज द प्रिंसिपल फूड स्टॉक एथेनॉल। सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। ये भी थोड़ा सा अगर समझ हो, कॉमन सेंस या थोड़ा थोड़ा पढ़े हो, तो उस पर लिख सकते हो। अच्छा, ये देखो फाइनेंस कमीशन वाला, फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन देखो। ये बताओ थोड़ा तुम लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि नहीं? हाँ, क्योंकि ऐसे इकोनॉमी के क्वेश्चन से भागते थे कि इकोनॉमी छोड़ दिया है। छोड़ना भैया, सब कुछ देखना है, किसको नहीं देखना है? इकोनॉमिक्स नहीं देखना है, ठीक है ना? तो इसमें अगर थोड़ा भी लगाव बढ़ रहा हो तो ये अपनी जीत समझो। अब ये 76 क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन को बताना है आपको, 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में बताना है। लेकिन मैंने एक चीज डिस्कस किया था आपसे, क्या, कि 15th फाइनेंस कमीशन किसके रिकमेंडेशन में था? एनके सिंह। फाइनेंस कमीशन मैंने बताया था 280, आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज क्रिएटेड इन 1951 इन द लीडरशिप ऑफ और इन द चेयरमैनशिप ऑफ केसी नियोगी। ठीक है, अभी 16th फाइनेंस कमीशन बन चुका है इन द चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पनगाड़िया। इसके पहले एनके सिंह थे, उसके पहले वाईवी रेड्डी थे, उसके पहले विजय किलकर थे। फाइनेंस कमीशन का दो काम है, मैंने बताया था। पहला काम तो ये है कि ये बताती कि भैया जो भी टैक्स वसूले हो तुम ना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट इट विद द पीपल। दूसरा क्या है, एक और राइट है जो प्लानिंग कमीशन में पहले था, वो शिफ्ट करके यहां आ गया है, स्टेट्स को ग्रांट कैसे देना है, हाउ टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू द स्टेट्स। स्टेट्स को आप ग्रांट कैसे दोगे, उस पर डिपेंड करता है ये चीजें। ठीक है, तो अब ये दो मेजर फंक्शंस है। मैंने कहा था 14th फाइनेंस कमीशन में, 14th फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट में, ठीक है, ये कहा गया था कि स्टेट्स, ठीक है, सेंटर स्टेट्स को अपने टोटल टैक्स कलेक्शन का 42% शेयर करेगा। मान भी गए थे। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 15th में क्या 1 पॉइंट कम कर दिया गया, कितना, 41, बिकॉज ऑफ जे एंड के एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बन गई, और कोविड-19, दो रीजन से जिसके कारण किया गया था। ठीक है, अब ये आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप डिटेल याद करो कि इट हैज रिकमेंडेड ग्रांट 48,000 करोड़ फॉर द ईयर्स लाइक दिस। ठीक है भाई, कुछ को याद रहेगा यार इसका चीज। लेकिन 45 ऑफ नेट प्रोसेस यूनियन टैक्स शेयर विद स्टेट कितना है, ये तुम पकड़ लिया अगर, तो आंसर निकल जाएगा। तो ये सेकंड तो गलत है, तो सेकंड जहां जहां है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा,
ये नहीं होगा। तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन का सुख। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन का सुख। ठीक है। अब आप अगर क्लास में बैठे होंगे और आपको ये चीज अगर दिमाग में रहती तो आगे आप परेशानी नहीं होना है। दिक्कत ये है कि तेजी से पढ़ना है। स्टेटमेंट 1 पढ़ रहे नहीं समझ में आ रहा है, अरे हटाओ, मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का कौन सा है? 2 3 4, अरे यार ये पकड़ में आ गया। अब देखते हैं। तो फिर तुरंत ऐसे क्वेश्चन जब सही हो जाते हैं तो कैसा लगता है? वाह, हम तो कुछ कर रहे हैं खास। ठीक है ना, कुछ खास कर रहे हैं हम। तो सिंपल सी बात यही है कि ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, कुल 7 से अधिक कंट्रीज हो चुकी हैं जो यूपीआई अपना रही हैं। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी कंट्रीज अमॉन्ग देम एबव देयर इंडिया यूजिंग यूपीआई। एक बार बताओ। सिंगापुर बताया था मैंने, यूएई बताया था, फ्रांस बताया था। ठीक है। जर्मनी नहीं करता है, बांग्लादेश तो वैसे गुस्साया हुआ है, जाके कहां बैठ रहा है? चीन के गोद में बैठ रहा है। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, 3 होंगे ना। तो ये चीज होगा। यूएई लिखाया है मैंने इसको, लिखवाया है, नोट्स में लिखवाया है इसको। ठीक है ना, इसको लिखाया मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो अब आरटीजीएस के बारे में देखो, हालांकि थोड़ा ये क्वेश्चन डिबेटेबल है, लेकिन फिर भी देखते हैं। आरटीजीएस वाला हिंदी में करें क्या? क्वेश्चन नंबर 77, थोड़ा देखे हिंदी में कैसा दिया हुआ है। इसमें कुछ और है क्या? हाँ इसके, हाँ, आरटीजीएस में भुगतान उसी क्षण हो जाता है। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, बोले बात सही है कि नहीं? जबकि निफ्ट मामले में भुगतान में कुछ समय लगता है। स्टेटमेंट एकदम एक सही है कि नहीं? बताया था मैं, बताया था बैचेज में जाते हैं, ये भी लिखाया था मैंने, टाइम क्यों लगता है उसमें, किस में जाता है? बैचेज में जाता है उसमें। जबकि आरटीजीएस तुरंत, और इसमें बताया था कि आरटीजीएस मिनिमम 2 लाख होने चाहिए, मतलब उससे ऊपर के ही अमाउंट को आप कर सकते हो। 2 लाख के नीचे के अमाउंट को आरटीजीएस, निफ्ट में कोई लिमिटेशन नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 सही लग रहा है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आरटीजीएस में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया था, जबकि निफ्ट में ऐसा। अब देखो क्या है, कुछ कुछ बैंक आरटीजीएस पे चार्ज करते भी हैं। ठीक है, मैंने उस समय भी बताया था। और कुछ कुछ बैंक चार्ज, आरबीआई की गाइडलाइन के कारण आरटीजीएस पे चार्ज हटा भी दिया गया है। ठीक है। अब ये डिबेटेबल है, क्या मान रहे हैं इसको, इसको करके। खैर, अगर हम इसको माने तो चलो तीसरा देख लेते हैं, अभी छोड़ो। कौन से सही है, केवल एक तो सही है। चलो इसको तो देख लेते हैं। अच्छा, आरटीजीएस के लिए कतिपय दिनों में प्रचलन में घंटे सीमित है, जबकि निफ्ट में ऐसा नहीं है। तो ये गलत है। ठीक है, थर्ड तो गलत लग रहा है। आरटीजीएस में ग्राहक के आवक लेन देन के प्रभार लिया जाता है, जबकि निफ्ट में ऐसा नहीं है। ठीक है, पैसा दोनों में नहीं लिया जाता है। ठीक है। अब ये वाला दूसरा मामला क्या है, इसको यूपीएससी क्या सही मानता है? ठीक है, ये देखना होगा। बट मेरे हिसाब से नो मनी। अब कुछ कुछ बैंक आरटीजीएस पे चार्ज लेते हैं, मैंने लिखवाया भी है मैंने लास्ट टाइम पे, कुछ कुछ बैंक लेते हैं। या फिर आरटीजीएस में इंग्लिश में क्या है, थोड़ा देखते हैं तो, कहां गया? आरटीजीएस कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ट ट्रांजेक्शन वाइल देयर इज नो कैश इन फॉर निफ्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से 1 होना चाहिए इसका, ओनली 1 होना चाहिए। ठीक है, बट लेट्स सी। ठीक है, यूपीएससी क्या मानता है, बट ज्यादा चांसेस इसके, क्योंकि आरबीआई की लेटेस्ट गाइडलाइन जो आई है वो आरटीजीएस पे भी चार्ज को क्या कर दिया, उसने हटा दिया है, खत्म कर दिया है। इज इट ओके? तो इसका 1 होना चाहिए। ठीक है, आगे आईबीआरडी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। हालांकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको, वर्ल्ड बैंक, लेकिन एक दिन डिस्कस किया था, 5 होते हैं। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखो
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मैंने 2-3 बार इस चीज को डिस्कस किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2-3 चीजें हुई। हिरोशिमा नागासाकी, बोलो, जिसके कारण 6 अगस्त 9 अगस्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था। ओके, देन उसके बाद शुरू हुआ कि अब क्या होगा, कैसे किया जाएगा। ये इंश्योर किया गया कि अब कोई भी, ठीक है, क्या आई मीन युद्ध ना हो, इसके लिए यूएनओ बना। फिर सारी चीजों के लोग अच्छे से इकोनॉमी हो, इसके लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बना। 2 इंस्टीट्यूशन मैंने बताया था। तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इट वॉज एस्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप रिबिल्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, IBRD provides loan and guarantee to the middle income countries. It works single handedly to help developing countries to reduce poverty. नहीं, ये गलत है, ये तो गलत है भाई। देखो, ADB बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, हमने ब्रिक्स बैंक बना रखे हैं, केवल वर्ल्ड बैंक ही गरीबी दूर करता है, ये जरूरी? तो स्टेटमेंट 2 तो एकदम गलत लग रहा है। तो चलो काटो जहां 2 2 हो। ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। ये चल क्यों नहीं रहा? ठीक है, तो क्या सही है? 1 एंड 3। तो इसमें भी कॉमन सेंस अगर होता तो ये क्वेश्चन सही होता, नहीं पढ़े हो तो भी। क्या कह रहा है? इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। मैं वर्ल्ड बैंक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वहां डिटेल बताता हूं। IBRD, IDA, IDA भी तो हेल्प करता है। ठीक है, IDA कैसे करता है? ग्रांट देता है तो भी गरीबी खत्म करने के लिए। मीगा है, मल्टीलेटरल गारंटी स्कीम्स देता है। ठीक है, फिर उसके बाद से ICSID है। तो सिंगल यही काम नहीं करता। तो अगर ये भी अगर दिमाग लगा लिया तो भी ये क्वेश्चन सही हो जाता। मान लो अगर नहीं पढ़ा तुमने, केवल एक चीज ये लगाता दिमाग, अगेन मैं कह रहा हूं, कॉमन सेंस। ठीक है, आप वहां बैठ के दिमाग स्थिर लगा के समझो। एक बात बताओ, जिसने थोड़ा बहुत वर्ल्ड बैंक के बारे में सुना या पढ़ा होगा, तो क्या बताओ, क्या वर्ल्ड बैंक अकेले सबकी गरीबी दूर कर रहा है? तो ये तो गलत हुआ, और ये गलत हुआ तो मिल गया, तुम्हें आंसर मिल गया। आगे पहला दूसरा नहीं भी पता है तुम्हें, तो पहला क्या है? इट प्रोवाइड्स लोन्स टू द गारंटी द मिडिल इनकम, जो लोन गारंटी देता है मिडिल इनकम इकोनॉमीज को, डेवलपिंग इकोनॉमीज को, तो उसको ये लोन भी देता है और गारंटी भी देता है। एक्चुअल में वर्ल्ड बैंक IBRD को ही कहते हैं, और उसकी एसोसिएट बॉडी है। ठीक है, तो इसका नोट्स है, मैं दिलवा दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट इट। इसमें भी डिस्कशन करेंगे तो होगा। ठीक है, अगला क्या है भाई? पीएम सूर्य घर मित्र योजना। देखो, मुफ्त बिजली योजना, इसकी शुरुआत होती पीएम सूर्योदय योजना, यानी 300 यूनिट्स बिजली फ्री होगी आपको, सौर पैनल लगेंगे। इसमें तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। टारगेट इंस्टॉलेशन 1 करोड़ सोलर पैनल रूफटॉप, बिल्कुल सही बात है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इसको इम्प्लोट करती है, रूरल रूफटॉप के। इसमें के मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर लाइक दिस। तो इसमें यूजली ऐसे ही योजनाओं में ना सही ही गवर्नमेंट देती है, जो यूपीएससी का नेचर होता है क्वेश्चन, ऐसे समझ लेना। योजनाओं के बारे में मान लो तुम्हें नहीं भी पता है, तो थोड़ा रिस्क टेकिंग वाली बात मैं कह रहा हूँ, कि मान लो पूरी स्कीम्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन यार कोई भी स्कीम ऐसी तो नहीं होगी जिससे देश बर्बाद हो जाए। बोलो, ऐसा योजना लाया अर्थव्यवस्था खराब हो गई। ठीक है ना? अरे यार, इसका नाम ही है सूर्य मित्र घर मुफ्त बिजली, नाम ही कह रहा है, तो कुछ तो टारगेट सेट करेगा वो। अब यूपीएससी यूजली ना 1 करोड़ से 1 लाख ऐसे ना गेम नहीं खेलता है, ये पीसीएस करता है। जैसे इसका टारगेट है इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़, पीसीएस कहता है 2 करोड़। तो अब आप ध्यान दो कि 2 करोड़ 1 को 2 करोड़ कर दिया। अरे एक बार तो हद कर दिया पीसीएस ने, पता है किसने कर दिया? बजट, द साइज ऑफ बजट इज मान लो 12 lakhs 13,465 है। तो पूछा 12,13,425, ये चेंज किया और बोला बजट का साइज क्या है। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि वहां तक तो एकदम सही है, ठीक है, लास्ट में 1-2 डिजिट को ऊपर नीचे कर रहा है। ये यूपी पीसीएस ने एक बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या नहीं, यूपी पीसीएस या आरओ किसी ने पूछा हुआ था, इज इट ओके? ठीक है, तो ऐसे पूछ लिया उसने। तो इसलिए क्या है कि यूपीएससी ऐसा यूजली नहीं करता। तो मैं ऐसा कह रहा था, मेरा अपना सलाह है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है तो इसके कुछ इंटेंशंस को लेकर के, क्योंकि यूपीएससी का यूजुअली, मैं एकदम कह रहा हूं ना, मैं रिस्क लेने के चांसेस बता रहा हूं। एक बात बताओ, हो सकता है क्वेश्चन सही हो जाए,
ठीक है, तो यूजुअली यूपीएससी का नेचर जो समझोगे तो उसके नजदीक रहोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस पे रिस्क लिया जा सकता था। और बचाए क्या कुछ क्वेश्चंस? हो गया ना? चलो बहुत बढ़िया। तो चलो, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, देख करके। तो उसमें कोर मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट क्लेमिंग 100% नोट से आ गया है, बट 70 to 80% की रेंज में क्या था, क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सारे क्वेश्चंस कर ही लेने होते हैं। इज इट ओके? तो इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आप फंडामेंटल्स अच्छे से पढ़े हो और कॉमन सेंस के साथ क्लास में गए हो और एलिमिनेशन आपको आया होगा, तो इसके क्वेश्चंस के इकोनॉमी के 70 to 80% क्वेश्चंस आप कर सकते थे। इज इट ओके? तो ये आपको सीखना है इस चीज को लेकर के कि जब आप एग्जाम में जाएं तो उस ऑप्शन को जरूर खोजें जो आपको एग्जैक्टली पता हो, तो यार ये सही नहीं लग रहा है, कॉमन सेंस यहां तो नहीं कह रहा है यार इस चीज को लेकर के। आप देखना, यू विल बी वेरी नियर टू द करेक्ट आंसर। इज इट ओके? तो आपको ये सीखना है। इस क्लास में डिस्कस करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि आप उन चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ पाए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।